हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 2022 का सीजीएल का एग्ज़ाम जो है होने ही वाला है। कुछ ही समय रह गया है। 2 महीने का ही समय मान के चलो, नवंबर और अक्टूबर। दिसंबर में हमें नहीं कुछ पता कि वो शुरू में कराएं एंड में कराएं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि दिसंबर में आपका 2022 का सीजीएल का एग्ज़ाम होना है। तो अब एंड टाइम है, और जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, जितना आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा आप दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे और आपके क्रैक करने के एग्जाम को ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 2022 सीजीएल को टारगेट करते हुए हम सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्लियर करना है तो उसके एग्जाम की प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को नहीं कर रहा है तो सबसे पहली चीज तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए ना कर पाए उसके चांसेस नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। लेकिन जो बच्चा प्रीवियस ईयर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कर रहा है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2021 के जो पेपर हुआ था सीजीएल का अप्रैल के अंदर, उसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट में आए थे, मैंने एक जगह एक वीडियो में ले लिए। आज प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम 2021 के अंदर जो आए हैं, फिर उसके अगली क्लास में एवरेज के कर लेंगे या टाइम एंड वर्क के कर लेंगे, परसेंटेज के। और अगले 15 से 20 दिन के अंदर मैं 2021 के पेपर के, जो सीजीएल का पेपर था, उसके सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और दूसरी चीज, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी अच्छी पकड़ है। ठीक है। जिसकी आधी तैयारी हुई है, आधा सिलेबस हुआ है, आधा रहता है, वो भी इस वीडियो को देख के फायदा उठा सकते हैं। जो उनको आती है वो रिवाइज हो जाएंगी, जो नहीं आती है उनको वो सीख जाएंगे। ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कुछ की अलग चीज बिल्कुल करा रहा हूं मैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा आएंगे। तो यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हो सकता, पर यह है डाटा चेंज करके तो रिपीट हो सकता है, या उस पैटर्न के ऊपर थोड़ा घुमा के तो क्वेश्चन दिया हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। चलो, और यहाँ पर मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है। बेस्ट अप्रोच मतलब उस क्वेश्चन को हम कैसे कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर डालें। ठीक है। और अपना टाइम बचाएं। और कॉन्सेप्ट हम देखो क्या है, कॉन्सेप्ट थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके हम वहां से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और यही एक स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट अप्रोच है पढ़ने की। ठीक है। चलो, देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का है आज का जो सेशन होगा, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के 2021 के पेपर के सारे क्वेश्चन, सारी शिफ्ट के हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और उनका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाएंगे। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है। चलो, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। The profit earned by selling an article for 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for rupees 448. What will be the selling price of the article if it is sold at 10% loss? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है अगर 10% लॉस के पर वो उसको हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सीपी चाहिए होगा। अब सीपी के लिए हमको ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, कि एक आर्टिकल को अगर आप 832 रुपए में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप उसको 448 रुपए में बेचते हो तो आपको लॉस हो रहा है। और जितना प्रॉफिट हो रहा है 832 बेचने पर, 832 रुपए में, उतना ही लॉस हो रहा है अगर आप 448 रुपए का आप उसको बेच रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो आपके पास एक आर्टिकल है, 20 रुपए का आपने खरीदा। ठीक है। अगर आप उसको 22 रुपए में बेचोगे तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर आप उसको 18 रुपए में बेचोगे तो आपको 2 रुपए का लॉस होगा। तो अगर 22 में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट, और 18 में बेच रहे हो तो 2 रुपए का लॉस, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। तो वही चीज इसके अंदर है। ठीक है। इसमें हमको सीपी नहीं पता, पर तो हम अगर सीपी की बात करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीच में सीपी। ठीक है। तो अगर मैं इससे आगे जाऊं, मतलब सीपी से ज्यादा प्राइस में मतलब प्रॉफिट होगा, तो अगर मैं इसको 832 रुपए में बेचता हूं तो मेरे को यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। समझ आया। ठीक है। अगर मैं 448 में बेच रहा हूँ तो उसने बोल दिया हमको लॉस हो रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको अगर 448 में बेचा तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। समझ आया। और अगर जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमें लॉस हो रहा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, क्योंकि हमें सीपी नहीं पता। पर ये तो पता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है दोनों बराबर 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 हुए हैं। तो अगर मैं कहूं मेरे को एक यूनिट का मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को 1 यूनिट का लॉस भी हुआ होगा। जरूरी नहीं आप यहाँ पे एक एक लो, दो दो भी ले सकते हो कि आप 2 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है और 2 यूनिट का लॉस होगा, लेकिन बराबर लेना है। ठीक है। अब समझो,
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे को 448 से 832 पे जाना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 20 रुपए वाला, अगर 22 रुपए में बेचा 2 रुपए का प्रॉफिट और 18 में बेचा तो मेरे को 2 रुपए का लॉस। तो मेरे को 18 से 22 पे जाना है, तो पहले देखो 2 ऐड करूंगा तो सीपी आ जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा प्रॉफिट जितने पे हमने उसको बेचा। तो मेरे को क्या हुआ, 18 से 22 से पहुंचने में मेरे को ऐड करना पड़ा 4 उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 448 के अंदर 448 से मेरे को 832 पे पहुंचना है अगर, तो यहाँ पर एक यूनिट ऐड करूंगा तो मेरे को सीपी मिल जाएगा, और सीपी में एक और यूनिट ऐड करूंगा तो 832 जो उसका प्राइस है प्रॉफिट वाला वो मिल जाएगा। तो ये कह सकता हूँ कि मैं 448 में अगर मैं 2 यूनिट को ऐड कर दूं तो मुझे 832 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 2 यूनिट की बात करूं, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 832 में से अगर हम 448 माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 8 और 7 में से 4 गया 3, 384। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 384, ठीक है। यहां से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 384 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे तो 192, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 192। अब अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है तो आप इजीली सीपी निकाल सकते हो। अब सीपी यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 448 के अंदर एक यूनिट मतलब 192 प्लस कर दो, ठीक है, आपको सीपी मिल जाएगा। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। आप 832 में से एक यूनिट पीछे जाओ, क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। तो 832 में से एक यूनिट पीछे जाने का मतलब 832 में से 192 को आप माइनस कर दो, आपको सीपी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सीपी की बात करता हूँ तो सीपी मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं 448 में एक यूनिट ऐड कर दूं, मतलब 448 इसमें मैं प्लस कर दूं 192, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करें तो 0 4 कैरी 1 640, ठीक है। 640 आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सीपी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10% लॉस पे अगर हम उसको बेच देंगे तो सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर आप किसी का आपको कॉस्ट प्राइस पता है और उसको अगर आप 10% लॉस पे बेच रहे हो, इसका मतलब 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो वैल्यू होगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, ये तो बेसिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, 90% ऑफ सीपी, ठीक है। तो 90% 90/100, और यहाँ पर सीपी कितना आया हमारे पास 640, 640। तो यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 64 इंटू 9 आपके पास आ जाएगा, 9 4 जो 36, और कैरी आया 3 9 6 जो 54 और 3 576, ठीक है। तो 576 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगर आप उसको 10% के लॉस पर बेच रहे हो। आई थिंक यहाँ तक अच्छे से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि इस तरह से अगर बने क्वेश्चन बनता है तो हमें कैसे उसको माइंड के अंदर फ्रेम करके रखनी है चीज को, ठीक है, कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे। तो आंसर इसका क्या हो गया 576, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको इक्वल बोलेगा, ध्यान देना इसको, इस तरह से वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के बोल सकता है इसके ऊपर, ठीक है। वो क्या कर सकता है, इन वैल्यूज को परसेंटेज में दे सकता है, ठीक है, या फिर इसको इक्वल ना दे करके कुछ भी दे सकता है कि प्रॉफिट आपका 25% है लॉस के, क्या बोल देगा, लॉस जो है आपका 1/3 है प्रॉफिट के, ठीक है। जैसे मान लो उसने बोल दिया, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा अगर इस तरह से, अगर वो बोल देता है यहाँ पर ये प्रॉफिट है ये लॉस है, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि प्रॉफिट जो है वो लॉस का 25% है, ठीक है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4 होती है। तो अगर मेरे को 4 यूनिट का लॉस हो रहा है तो उसका 25% क्या हुआ, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस का 25% हो रहा है। तो अगर लॉस 4 रुपए का 4 यूनिट का हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 यूनिट का हो गया, ठीक है। तो अगर लॉस 4 यूनिट का हो रहा है तो प्रॉफिट 1 यूनिट का हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ आने में हमको कितनी यूनिट लगी, 5 यूनिट लगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है। जैसे पहले हमने करा, पहले क्या था कि इन दोनों का जो वैल्यू आई थी 2 यूनिट की वैल्यू आई थी, वो अब की बार 5 यूनिट आ गई। तो ये चेंज हो सकती है, एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर करके अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। वो ये भी बोल सकता है कि लॉस जो है प्रॉफिट का 1/3 है, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट 3 यूनिट होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। इस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग तरह से वो पूछ सकता है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन बने आप इजिली उसको कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹960 मोर ही वुड हैव गेन 12%, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है।
क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर आप एक आर्टिकल को 18% के लॉस पर बेचते हो, ठीक है, कुछ सेलिंग प्राइस आया आपका, अब उस सेलिंग प्राइस में अगर आप 960 रुपये और ज्यादा लगा के बेचते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 12% का। तो हमें बताना है कि अगर हमने उसको इतने रुपए का बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें ना, थोड़ा थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहां पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर देखो 448 और 832, यहाँ पर क्या हुआ है, परसेंटेज में बात की गई है, परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, अगर किसी आर्टिकल को 18% के लॉस पर बेचा गया तो हम कह सकते हैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 82% ऑफ सीपी। 82% ऑफ सीपी हो जाएगा, मतलब जितना सीपी है उसका 82% ही तो बचा, क्योंकि 18% का तो उसको लॉस हो गया, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। और अगर वो बोल रहा है अगर उसको 12% के आप प्रॉफिट पे बेचते हो तो आपने कितने परसेंट पे बेचा होगा उसको, जो सीपी का 112%। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अगर आप 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, इसका मतलब सीपी जो है आपका उसका 112% आप निकाल दो, वो आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 12 ऐड करके चलो। अब उसने बोला कि जो हमारा पहले सेलिंग प्राइस था ना, उसके अंदर अगर हम 960 और ऐड कर दें, अगर हम इसके अंदर 960 और ऐड कर दें तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं पर सीपी भी होगा, हमें सीपी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इसके अंदर उसने बोला अगर जो हमको पहले वाला हमारा जो सेलिंग प्राइस था, जो लॉस होने पे मिल रहा था, उसके अंदर अगर हम 960 और ऐड करके बेचते उसको तो हमें प्रॉफिट हो जाता कितना, 12% का। तो हमें प्रॉफिट हो जाता कितना, 12% का। तो मैं यहाँ पर एक चीज कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लूँ तो वो 960 के बराबर होगा नहीं होगा, बच्चों बता दो, होगा ना, क्योंकि हमने पहले वाले सेलिंग प्राइस में इतना ऐड करा तभी तो हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट मिला। तो अगर मैं इसके अंदर से 112 में से 82% को घटाता हूं, मतलब 30% जो होगा वो उसकी वैल्यू 960 के बराबर होगी। इस चीज को समझो, अगर आप इस चीज को समझ लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे ही माइंड के अंदर बना लिया करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 960। यहां से मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 960 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 100। ठीक है, कैसे करा मैंने, इसको 30/100 लिख लिया, 100 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया। इसको अगर कैंसिल कर दोगे आप तो 3200 आपका आ गया 3200। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस है। आप इजीली प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस है 3840, कॉस्ट प्राइस है 3200, तो प्रॉफिट आ गया आपके पास 640 रुपए का। ठीक है, और सीपी कितना है आपका, 3200 रुपये, 3200 रुपये। ठीक है, 3200 इंटू 100 कर देंगे हम, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। अब ध्यान देना, यहाँ पर जरूरी नहीं है हमें ये सीपी निकालने की जरूरत पड़े, आप थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट वर्क करोगे, थोड़ा सा अपना टाइम बचा लोगे। देखो कैसे, सीपी हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हमें क्या है, 18% के लॉस पे हुआ है, हम माइंड के अंदर मार लेंगे कि सीपी हमारा 100 है। ठीक है, अगर सीपी हमारा 100 यूनिट होता तो 18% लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब हम उसको 82 रुपए का बेच रहे हैं। और अगर हमें 12% का प्रॉफिट करना है तो हम उसको 112 पे बेचेंगे। इसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, 100 अगर हमने सीपी मान लिया, तो अगर 82 रुपये का हमने बेचा तो लॉस हुआ, 112 बेचा तो हमने प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों का जो गैप होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 82 में अगर हमने कुछ ऐड किया तो हमें प्रॉफिट हो गया 12% का। ठीक है, तो वो कितना ऐड किया हमने 82 के अंदर, देखो 30 ऐड किया, 30। ठीक है, तो वो किसके बराबर है, 960 के बराबर ही तो है। हमने रियल में क्या किया था, पहले वाले सेलिंग प्राइस में 960 ऐड किया, तभी तो हमें 12% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमने अगर 30 इसके अंदर ऐड करा तो हमें 12% का प्रॉफिट हुआ। तो वो 30 की वैल्यू क्या होगी, 960 ही तो होगी, मतलब 30 बराबर हो गया 960 के। ठीक है, ये यूनिट है, 30 यूनिट। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 960/30, ये कैंसिल करा आपने तो 32। तो एक यूनिट 32 आ गई, और कॉस्ट प्राइस को हमने कितना माना, 100 यूनिट माना, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 32 इंटू 100, 3200 रुपीज। ठीक है, और हमने पहले भी देखा यही आया था। ठीक है, 3200। तो आप सीपी आ गया, एसपी आ गया, आप इजीली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। और ये चीज आप माइंड के अंदर कर सकते हो, आप खुद समझ जाओगे क्वेश्चन पढ़ते ही कि 18% का लॉस मतलब 82, 12% का गेन मतलब 112, 112 में से 82 गया मतलब 30, 30 की वैल्यू आ गई इसके बराबर। तो इसको डिवाइड कर दो, 960 डिवाइडेड बाय 30, तो ये होगा 32। और एक यूनिट की वैल्यू 32 है, हमारी 100 यूनिट थी तो 3200। इसको माइंड में ही आप सीपी निकाल सकते हो।
तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सको, ठीक है। अब देखो, ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल ₹4 and loses 15%. At what price should he sell the article to earn 5%? थोड़ा थोड़ा अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो इसको भी आप इजीली बना लोगे, ठीक है। अब हम सीपी को बीच में नहीं लाएंगे, हम सीधा डील करेंगे। हम बस ये मान के चलेंगे 100 हमारा जो है 100 यूनिट वो हमारा क्या है, सीपी है, ठीक है। अब हमने 15% के लॉस पे बेचा, मतलब हमने उसको 85 पे बेचा। अगर हमारा 100 यूनिट सीपी है, ठीक है, सीपी कितना है हमारा 100 यूनिट, ठीक है। चलो ठीक से लिख लेता हूँ, राइटिंग साफ नहीं आ रही। सीपी कितना है हमारे पास 100 यूनिट। तो अगर मैंने 15% के लॉस पे बेचा, मतलब मैंने 85 रुपए का बेचा होगा उसको, ठीक है। तो 85 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 425 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने रियल में कितने का बेचा उसको, देखो हमने रियल में 425 का बेचा, ठीक है। अगर मैंने अपना सीपी 100 यूनिट मान लिया तो मैंने 15% के हिसाब से पता किया कि मैंने 85 रुपए का बेचा होगा, तो 85 इक्वलेंट हो गया 425 के, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 इक्वलेंट हो गया आपके पास 425 डिवाइडेड बाय में 85, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर 5% का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, 5% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो मतलब हम उसको कितने में बेच रहे हैं। अगर 100 रुपए की एक चीज है, आपको 5% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप उसको कितने का बेचोगे, 105 का बेचोगे, ठीक है। तो अगर 100 यूनिट था हमारा सीपी, हमें 5% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम 105 यूनिट 105 रुपए का बेचेंगे उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू पता है, हमें कितनी यूनिट की निकालनी है, 105 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 425 डिवाइडेड बाय 85 इंटू में 105, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 85 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 105 यूनिट की कैसे होगी। बचपन में हम पढ़ते थे कि 40 सेब जो है 55 रुपए के हैं, तो 30 सेब कितने के होंगे, कैसे करते थे, पहले हम एक सेब का प्राइस निकालते थे, फिर उसको जितने सेब का प्राइस निकालना होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी सेम है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, अगर हमें 105 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इससे डिवाइड करके एक यूनिट की वैल्यू निकालो, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो आपकी 105 यूनिट की भी आ जाएगी, आप उसको सिंपली 105 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम, तो ये गया 21 पे, 25 से, और ये गया 17 पे, 17 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 जो 34 बच्चे 8, 85 7 5 जा 85, तो ये हो गया 25, ठीक है। 25 इंटू 21 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 250, 250 और 25, 525 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 525 मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 21 को, ऐसे करोगे 25 इंटू 21 5 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 25 इंटू 21, इसको मैं लिख सकता हूँ माइंड के अंदर ही कर सकता हूँ 10 + 10 + 1। मैंने ऐसे क्यों लिखा, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, उसके पीछे जीरो लगा दो। तो 25 को 10 से करूंगा तो जीरो लग जाएगा, 250 हो गया। दोबारा 10 से करूंगा 250, 250 250 500 हो गया। फिर 25 को 1 से करूंगा तो 25 500 और 25 525। तो आप इस चीज को माइंड के अंदर ही कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की अप्रोचेस आपको लानी पड़ेंगी, इस तरह की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी कि आप कैलकुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा माइंड के अंदर कर सको, तभी आपकी स्पीड जो है अच्छी होगी। और इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें याद करके रखनी पड़ेंगी, जैसे आपको 30 तक स्क्वायर 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 30 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको टेबल्स याद होने चाहिए 30 से 40 तक। उसके अलावा आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से याद करके रखनी पड़े, ताकि हम अपनी स्पीड को अच्छा कर सके, ठीक है, अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको बढ़ा सके। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। The cost prices of two articles A and B are in the ratio 4:5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B. ठीक है, उसने क्या बोला, दो वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य, मतलब दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है उसको रेशो में दिया हुआ है 4:5। अब वो बोल रहा है आर्टिकल ए को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया और आर्टिकल बी को कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया, और उन दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 480। समझ आया। तो हमें पता करना है उन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से जैसे जैसे बोला है उसने उस तरह से उसको करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। उसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, इन दोनों का हमको क्या दिया हुआ है, इन दोनों का हमको रेशो दिया हुआ है 4:5, ठीक है, 4:5। अब उसने बोला ए के ऊपर, ए आर्टिकल के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ,
तो अगर मैं कहूँ कि 4 जो है ए का कॉस्ट प्राइस है और 5 जो है बी का कॉस्ट प्राइस है, तो 4 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4। अब इसको पॉइंट में डील नहीं करना, ठीक है, कोशिश करा करो चीज़ों को पॉइंट में ज़्यादा से कम डील करना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 40 ले लूँ और इसको 50 ले लूँ, या फिर इसको 400 ले लूँ, इसको 500 ले लूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 400 का 10% निकालूंगा ना, तो मेरा पॉइंट में नहीं जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, तो हमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मैं 400/500 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 और 5 जो थी उसकी एग्जैक्ट सीपी नहीं थी, वो उनका रेशो था। तो 400 और 500 लेता हूँ मैं, 4000 या 5000 लेता हूँ, या मैं 40 और 50 लेता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो उनका सेम ही रहने वाला है, 4:5। ठीक है, समझ आया। अब देखो उसने बोला ये जो आर्टिकल है उसके कॉस्ट प्राइस को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो 400 का अगर आप 10% निकालोगे तो 40 आ जाएगा आपके पास। ध्यान रखना, जब भी 10% निकालते हो ना, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती है, एक जीरो बचती है। अगर पीछे जीरो तो जीरो कैंसिल कर दो, या फिर अगर पीछे कोई डिजिट लिखी हुई है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये 10% होता है। 1% निकालना होता है, 2 के बाद पॉइंट निकाल लगा देते हैं। ठीक है, मान लो 525 लिखा है मैंने, मैं बोलता हूँ इसका 10% निकालो, तो सिंपल एक के बाद पॉइंट लगा दो, लास्ट में जीरो होगा तो हट जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ इसका 1% निकालो, तो सिंपल 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो इस तरह से आपको करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, समझ आया। चलो अब मैं इसका 10% की बात करता हूँ, तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया। तो उसका सेलिंग प्राइस, सीधा मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 440। अगर उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है और 10% उसका 40 के बराबर है, तो 400 + 40, 440 का बेचा होगा उसने। उसी तरह से इसको उसने बेचा है कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 500 का 10% हो गया 50, एक जीरो कैंसिल हो गया 50, और 20% हो गया 100। तो प्रॉफिट 100 है, सीपी 500 है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 600 रुपये रहा होगा। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ है, ये इसका सेलिंग प्राइस है ए का, और ये सेलिंग प्राइस है किसका, बी का। ठीक है, समझ आया। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस 480 है। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, एक 600 है, 440 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट आएगा, 600 में से 440 गया 160। ठीक है, और हमको ये एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 480, मतलब ये इक्वलेंट हो गया 480 के। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय 160, ये आ गई हमारे पास 3 वैल्यू। इसकी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 3। समझ आया। चलो अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, हमें क्या निकालना है, उसने बोला है जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस, आर्टिकल बी और ए का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस। हमारे केस में कॉस्ट प्राइस क्या है, ये बी का कॉस्ट प्राइस है और ये ए का कॉस्ट प्राइस है। तो बी का 500 है, ए का 400 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट। ठीक है, हमें डिफरेंस ही पूछा है ना। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 300। तो 300 हमारा जो है एक्चुअल आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, हमने इसको कैसे अप्रोच किया और कैसे किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे करते रहो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर ₹12,600 ईच। On the first watch, he gains 26%, and on the second watch, he loses 10%. Find the overall gain and loss percentage. ठीक है, देखो उसने क्या बोला है यहाँ पर, एक क्या नाम है, आदित्य, आदित्य है, उसके पास 2 वॉचेज है। ठीक है, उसने दोनों वॉचेस को कितने कितने का बेचा, पहली को भी 12,600 का बेचा और दूसरी को भी 12,600 का बेचा। ठीक है, अब पहली को बेचने पर उसको हो गया प्रॉफिट 26% का, लेकिन दूसरी वाली घड़ी के ऊपर वो खा गया लॉस। ठीक है, तो उसको 10% का लॉस हो गया। अब हमको अगर कोई पूछे कि उसको प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में या लॉस हुआ, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वही हमें निकालना है कि उसको ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ। ऐसे पढ़ के तो आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, वैल्यू तो बताने की बात दूर, आप ये भी नहीं बता सकते कि उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है। ठीक है, ओवरऑल तो हम उसी चीज को पता करेंगे, और कितनी वैल्यू है उसकी लॉस की और परसेंटेज की, गेन की, हम वो भी फाइंड करेंगे। अब देखो ध्यान देना, 3 तरह से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। एक तो अगर आपका सीपी सेम है, मतलब 2 आर्टिकल है उसको हमने खरीदा सेम प्राइस पे, तो वो हो गया सीपी सेम उसका, लेकिन हम बेच उसको अलग अलग प्राइस पे रहे हैं। एक हो गया अगर एसपी सेम है, मतलब हमने 2 आर्टिकल्स को खरीदा तो कुछ प्राइस पे, एक को अलग एक को अलग, लेकिन हमने उन दोनों को बेचा सेम प्राइस पे। ठीक है, और एक बचता है हमारा तीसरा टाइप, अगर 2 आर्टिकल है, एक CP1 है, एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे, और उसका सेलिंग प्राइस SP1 है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP2 है और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो SP2 है।
और तीसरा बनता है हमारा कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं अभी, आगे कभी बन सकते हैं, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी किसी दूसरी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इन दोनों पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इन्हीं के ऊपर अभी तक आए हैं। अब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसने दोनों की दोनों घड़ियों को कितने में बेचा है, 12,600 में बेच दिया है, पहली घड़ी को भी दूसरी घड़ी को भी। तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम क्या पता कर सकते हैं कंक्लूजन, कि हमारे पास जो है दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस जो है सेम है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ये अभी हम देखेंगे कि सीपी सेम होगा तो कैसे सॉल्व करना है, एसपी सेम होगा तो हम इसी क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों केस में यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। अब बस हमें इस चीज से इतना ही पता करना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। अगर हम गेन और लॉस परसेंटेज निकाल रहे होते हैं ना, परसेंटेज से परसेंटेज में ही खेल रहे होते हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर वो कुछ वैल्यूज की टर्म में पूछता ना, परसेंटेज की टर्म में नहीं पूछता, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती। समझ आया? चलो अब देखते हैं। बस हमें इससे ये पता चल गया कि दोनों के दोनों रिस्ट वॉचेस जो है वो सेम सेलिंग प्राइस पे जा रही हैं। अब हमें यूज किसका करना है, इसका यूज करना है, इन दोनों का, ठीक है। बस हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस सेम है, हम वो सेम कर लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 26% का गेन हो रहा है, 26% की वैल्यू कितनी होती है, 26/100। तो अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, तो मेरे को 26% का अगर प्रॉफिट चाहिए, 26% का, तो मैंने उसको कितने का बेचा होगा, मैंने उसको 126 का बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। समझ आया? इसी तरह से अगर मैं बात करूं 10% की, 10% की वैल्यू होती है 10/100। मैं कहूं मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, तो मेरे को अगर 10% का उस पर लॉस हो रहा है, मतलब 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मैंने उसको कितने का बेचा होगा, मैंने उसको बच्चों बेचा होगा 90 रुपए का। समझ आया? तो इसी चीज को यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीपी, और ये हो गया मेरे पास एसपी, ठीक है। ये आर्टिकल 1 की बात हो गई, ये आर्टिकल 2 की बात हो गई। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, ये मेरा आर्टिकल 1 है, और ये मेरा आर्टिकल 2 है, ठीक है, मतलब रिस्ट वॉच। आर्टिकल यहाँ पे क्या है, वॉच है। अब उसने बोला है 100 रुपए का अगर मैंने खरीदा तो 126 का उसको बेच दिया। पहले वाली वॉच को मैंने 100 रुपए का खरीदा, 126 रुपए का मैंने बेच दिया। दूसरी वाली वॉच को मैंने 100 रुपए का खरीदा और 90 रुपए का बेच दिया। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्यों सेम कर दिया मैंने, ठीक है, वो अभी चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा सेलिंग प्राइस सेम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस सेम कर दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? चलो तो पहले हम सेलिंग प्राइस सेम करते हैं। जरूरी नहीं है हम उसी सेलिंग प्राइस को लेके चले, बस हमें ये याद रखना है कि हम सेलिंग प्राइस को सेम रख के अपना कॉस्ट प्राइस टोटल और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल के अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल दें। समझ आया? अब देखो, इसको अगर मेरे को इसको अगर सेम करना है, इसको अगर सेम करना है मेरे को, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 126 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और इसको 90 से किया है तो इसको भी 90 से करोगे, और इसको 126 से किया है तो इसको भी 126 से करोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9000, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9000, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12600। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली जो वॉच थी उसका कॉस्ट प्राइस 9000 हो गया, और दूसरी वाली वॉच थी उसका 12600 हो गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना हो गया, 9000 और 12600, ये हो गया आपके पास 21600, ठीक है। ठीक किया मैंने, 126,900, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो पहली वाली का भी इतना हो गया, ठीक है, और दूसरी वाली का भी इतना हो गया, मतलब इसका डबल। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 126 और 9 को, 11,340, ठीक है, 11,340 इसका और 11,340 इसका, तो ये हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे हम इसको, अगर जीरो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक जीरो है। तो 11 11 22 6 80, 22,680, ठीक है। ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। तो हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो लॉस वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। गेन के 3 आंसर दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 21,600, 22,600, 1080, 1080 आपके पास बचेगा। और ये हो गया आपके पास 216, 216,000, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ये गया 2 पे और ऊपर 10, ये गया 5 पे, तो आपके पास आ गया 5% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे किया हमने?
बस हमें सेलिंग प्राइस को इसको दिमाग में बिठा लो कि अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम होगा तो आपको रेशो मेथड लगाना है। रेशो मेथड, रेशो मतलब जो गेन का रेशो दिया है, लॉस का रेशो दिया है, या इसको चेंज भी कर सकता है, गेन गेन दे सकता है, लॉस लॉस दे सकता है, ठीक है। तो उसके रेशो को यूज करके आप इस तरह से लिखो, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा 100 से 126 हो गया, ठीक है, और फिर 100 से 90 हो गया, इस तरह से लिखो, फिर इसको सेम कर लो, सेलिंग प्राइस को अपना सेम कर लो, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड करो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को ऐड कर दो 2 बार, ठीक है, एक बार इसका एक बार इसका, सेलिंग प्राइस पता चल गया, टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल गया, आपसे जो भी पूछा है वो आप यहाँ पर सेकंड्स के अंदर निकाल दोगे। समझ आया? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो बताया कि अगर, चलो इसको आगे, ये हुई बात किसकी, सीपी जब एसपी सेम है। अब बात कर लेते हैं अगर हमारे पास सीपी सेम है, ठीक है, तो सीपी सेम का एक क्वेश्चन देखो, इसी के आगे दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ने 40 पीस खरीदे आर्टिकल के, वो हर एक पीस को उसने 40 रुपए पे खरीदा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपने 40 सेब खरीदे और हर एक सेब को आपने 50 रुपए का खरीदा, तो मतलब सारे सेब जो है 50-50 रुपए के हैं, तो सबका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो गया, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस सेम था वो हम देख चुके हैं, ठीक है, अभी दोनों को हम समराइज कर लेंगे। चलो यहाँ पर लगाते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर आपने एवरेज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वेटेड एवरेज क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें बस इससे ये पता चल गया कि हमारा सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देखो हमारे पास 40 आर्टिकल है, ठीक है, 40 आर्टिकल, उसमें से 35 को हमने बेच दिया कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और उसमें से 5 को हमने बेच दिया माइनस कितने परसेंट के लॉस पे, -10% के लॉस पे, ठीक है। तो अब देखो 35 है, 35 को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा और 5 को हमने -10% के लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमको निकालना है। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हमने एवरेज के अंदर पढ़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि मान लो एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और 20 का जो है मैथ्स के अंदर स्कोर, एवरेज स्कोर 10 है, और एक दूसरी क्लास है उसके अंदर 15 बच्चे हैं, उनका एवरेज स्कोर 9 है, ठीक है, मान लो ऐसे बोलता हूँ मैं, एक क्लास फर्स्ट है एक क्लास सेकंड है, ठीक है, इसके अंदर 20 बच्चे हैं, इनका एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर कितना है, 15 है, और इस क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, इनका एवरेज स्कोर मान लो 10 है, तो मैं कहूँ दोनों क्लास का टोटल एवरेज स्कोर कितना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, 20 × 15 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 10, मतलब क्या हुआ हमारा एवरेज का मतलब क्या है, सारा का सारा सम डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल मार्क्स, एक बंदे के मार्क्स, एवरेज मार्क्स 15 है, तो 20 के कितने हो गए, 20 × 15, तो टोटल पहली क्लास के मार्क्स पता चल गए हमको। दूसरी क्लास में एक बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 10 है, तो 15 बच्चों के कितने हो गए, 15 × 10, तो टोटल मार्क्स हमें दूसरी क्लास के ही पता चल गए। पहली क्लास के टोटल मार्क्स, दूसरी क्लास के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय में टोटल स्टूडेंट पहली क्लास के और दूसरी क्लास के, पहली क्लास में 20 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 15 है, तो नीचे आ जाएगा 20 + 15, तो ये होती है वेटेड एवरेज, ये होती है वेटेड एवरेज, ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे एवरेज के अंदर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको हम थोड़ा और इजी बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, तब क्या करते हैं हम डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम अपनी तरफ से एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 13 वगैरह, और उसको फिर उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। वो हम एवरेज वाले जो चैप्टर आएगा उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी देखो वेटेड एवरेज का जो बेसिक चीज है हम उसको कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसी चीज को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैथ्स के अंदर यही है, ये नहीं है कि आप एवरेज पढ़ रहे हो तो एवरेज के ही क्वेश्चन उससे होंगे, एवरेज को आप और कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड परसेंटेज के अंदर भी लगा सकते हो, कहीं और भी लगा सकते हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन को भी लगा सकते हो, मतलब सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती रहती हैं। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एवरेज के सॉल्व कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के कर सकते हो, मैन एंड वर्क के कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें लिंक करनी पड़ती हैं। अगर आप लिंक कर पा रहे हो तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपकी अच्छी तैयारी है। चलो अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर मैं कह दूँ 35 बच्चे हैं और एक बच्चा, उनकी एवरेज 20% है, दूसरी क्लास में 5 बच्चे हैं, उनकी मार्क्स की एवरेज 10% है, -10%, तो टोटल जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या परसेंट लॉस हुआ उसकी परसेंटेज निकालो, तो वेटेड एवरेज लगा सकते हैं ना, 35 × 20, यहाँ माइनस लॉस में जा रहा है 10 × 5, और टोटल कितने आर्टिकल हो गए हमारे पास, 35 + 5 40, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 700 -50 डिवाइडेड बाय 40, तो इसको सॉल्व करोगे आप 650 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, इसको करोगे तो आप 1 2 6 क्या है बचा 1 1/4, 16 1/4 है,
पॉइंट में दिया हुआ है तो 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 16.25% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया कितना उसको प्रॉफिट हुआ? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लो। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर सीपी सेम था और इससे पहले वाला जो हमने किया उसमें एसपी सेम था। तो जब हमारा सीपी सेम है तो इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो और याद रखना इस चीज को कि जब भी हमारे पास सीपी सेम होता है, सीपी सेम होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और जब भी हमारे पास एसपी सेम होता है, सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो हम रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, और अगर समझ ना आए कैसे लगा हुआ है, दोबारा से एक बार इस वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन एसपी सेम के ऊपर था और ये वाला क्वेश्चन सीपी सेम के ऊपर है। समझ आया? इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देख लेना कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया था, इसको और देख लेते हैं। एक आदमी है, उसने 1 रुपए की 3 टॉफी खरीदी और अगर वो 1 रुपए की बेचेगा, कितनी टॉफी वो बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए? सिंपल सा सवाल है, लेकिन बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो सिंपल सी बात रखो। जब भी देखो, जब भी आपको रुपीज और आर्टिकल दिए होते हैं, आर्टिकल कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे टॉफी है या कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज खरीद रहे हो आप, वो आर्टिकल हो गया, मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रुपीज लिखो पहले और यहाँ पे लिखो आर्टिकल। तो देखो, अब देखो उसने क्या है, सीपी की बात हो रही है पहले, सीपी मतलब उसने कितने की खरीदी, उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी, 3 टॉफी खरीदी। ठीक है, अब वो बोल रहा है वो 1 रुपए की कितनी बेचे, मतलब एसपी की बात हो रही है, 1 रुपए की वो कितनी टॉफी बेचे कि उसको ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो जाए। समझ आया? अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज देखो, 2 ऑप्शन इसके अंदर आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो हल्का सा दिमाग लगा के, कि अगर आप 3 लो, मान लो आपने 1 रुपए की 3 बेची, तो 1 रुपए की 3 खरीद रहे हो, 1 रुपए की 3 ही आप बेच दे रहे हो, तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। और हमें क्या चाहिए, 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट इन लॉस नहीं हो रहा, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। अब मान लो मैंने 3 की जगह इसको बेच दिया 4 रुपए में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले लिया मैंने 4 रुपए में, तो अगर मैं 1 रुपए की 3 खरीद रहा हूँ और मैं बेच दे रहा हूँ 1 रुपए के 4, मैंने ये पेन 1 रुपए के 3 खरीदे और मैं किसी और को 1 रुपए के 4 बेच रहा हूँ, तो मेरे को लॉस हुआ ना। ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, फिर इन दोनों को पुट करके भी ऑप्शंस के थ्रू भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो, जब भी आपकी बात हो रही हो, 2 आर्टिकल अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आर्टिकल्स को सेम करो। अब आर्टिकल सेम होगा, आपको पता होगा कि आपने कुछ क्वांटिटी खरीदी किसी भी चीज की, कितने में खरीदी और उतनी ही क्वांटिटी को कितने में बेचा, तो हमें सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, और क्वांटिटी कितनी है उससे अब हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। अब हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, एसपी और सीपी से निकलेगा। पर उस केस में जब हमारा आर्टिकल सेम होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए हमारा सीपी कितना है और कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एसपी कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, तो 3 और एक्स ये बराबर नहीं है, अभी एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे इन दोनों का बराबर करना होगा अगर मैं अपना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो बराबर करने के लिए इसको मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया ना? अब ये 3x हो गया, ये भी 3x हो गया। अब इसको जब x से मल्टीप्लाई करा है आपने, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बता दो। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी करना पड़ेगा, नहीं करेगा, पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास कितना, x, और इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3। अब हमारे आर्टिकल जो है सेम है, तो हम सीपी और एसपी का यूज करके अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। और हमारा एसपी जो है 3 है, सीपी जो है x है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमें ऐसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि प्रॉफिट ही होना चाहिए, और प्रॉफिट होता है तो एसपी हमेशा ज्यादा होता है, तो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट परसेंटेज हो गई। तो इसके अगर हम वैल्यू रखें, एसपी माइनस सीपी मतलब 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सीपी कितना है आपके पास, एक्स, ये किसके बराबर है, 50% के, मतलब 1/2 के। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x इक्वल्स टू x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो 1 रुपए की आप, नहीं सॉरी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, तो 1 रुपए की अगर आप 2 बेचते हो, यहाँ पर 1 रुपए की 3 बेच आपने खरीदी और 1 रुपए की 2 बेचते रहे हो आप, तो आपको 50% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, समझ आया? बाकी इसके अलावा आप ऑप्शन भी रख के देख सकते हो। मान लो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से ना करते,
यहाँ पर मैं अगर ऑप्शन रख के देख लूँ, 2 ऑप्शन तो हमने इजीली एलिमिनेट कर लिए थे, ठीक है। ये हमने कितनी खरीदी, 3, और ये नहीं पता। अगर मान लो मैंने 1 रुपए की एक खरीदी होती तो यहाँ पे 1 रखता मैं, ठीक है। अब मेरे को दोनों आर्टिकल को बराबर करना है, इसका मतलब मेरे को इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा फिर, तो ये हो गया 3। तो सीपी 1 है और एसपी 3 है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 3 माइनस 1/1 इंटू 100, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 इंटू 100 200% हो गया, लेकिन हमें कितना लाना था, 50% लाना था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 2 रखोगे तो आपका यहाँ पे 50% आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया अगर हमारा सीपी सेम होगा तो उस केस में कैसे होगा, इसको देखते हैं हम, ठीक है। देखो, एक शॉपकीपर है, उसने एक टेबल खरीदी 4600 रुपए की और उस एक चेयर खरीदी 1800 रुपए की, ठीक है। तो अगर मैं इसके सीपी की बात करूं, टेबल खरीदी गई है कितने रुपए की, 4600 रुपए की, और चेयर खरीदी गई है कितने रुपए की, 1800 रुपए की। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, दोनों को मिला के हमारे को कितने रुपए पड़ेगा, 6400 रुपए पड़ेगा, 6400, ठीक है। अब उसने बोला है हमें कि हमें जो है टेबल के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका 10% कितना हो गया, 460, ठीक है। 460 रुपए का प्रॉफिट इसके ऊपर हो गया, और इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 6% का, तो 6% निकालोगे इसका, 6/100, 100 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 इंटू 6 108, तो 108 रुपए का प्रॉफिट इसके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 460 प्लस 108 कितना हो गया, 560, और 8 568, ठीक है। 568 इतना ही होगा ना, 460 में 100 ऐड करें, 560, और 8 568, डिवाइडेड बाय में टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना है, 6400, इंटू में 100 कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 8 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 8 7 1 71, 71 डिवाइडेड बाय 8, और इसको देखेंगे हम फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा 8 8 8 64, बच गया 7, तो 7/8, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी फॉर दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ आएगा, तो ईजी है काफी, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने मत बैठना कि आप इसके अंदर इसको ऐड करके सेलिंग प्राइस भी निकाल रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालोगे, फिर उसके अंदर से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, एक स्टेप फालतू बढ़ा लोगे, तो सिर्फ उतना पोर्शन लो जो हमें चाहिए। हमें प्रॉफिट पर्सन में सिर्फ ऊपर प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसका प्रॉफिट निकालो, इसका प्रॉफिट निकालो, बस खत्म कहानी, समझ आएगा। चलो, the cost price of two articles A and B are in the ratio 4/5, while selling these articles the shopkeeper gains 10%। देखो यही क्वेश्चन अभी हमने किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने देखो यहाँ पे किया, रेशो वाला क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल सेम है। कॉस्ट प्राइस ए और बी का 4/5 में, ए पे 10% का प्रॉफिट हुआ, बी पे 20% का, और दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 है। लेकिन यहाँ पे दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर भी देखो 4/5 है, 10% का प्रॉफिट ए पे, 20% का प्रॉफिट बी पे, और दोनों का डिफरेंस 480। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। वहां पे क्या पूछा हुआ था, दोनों के कॉस्ट प्राइस को माइनस करना था, दोनों का डिफरेंस पूछा था कॉस्ट प्राइस का। तो सब कुछ सेम है, इसको आप कर सकते हो इजीली। यहाँ पर हमने सीपी निकाल लिया था, सीपी कुछ आया था मेरे को याद नहीं आ रहा, डिफरेंस उनका 100 था, और एक यूनिट की वैल्यू कुछ 3 4 थी। सीपी निकाल लिया था, उसका 30% आप निकाल सकते हो इजीली। उस क्वेश्चन को देख लेना, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो, एक ही तरह के क्वेश्चन भी वो पूछता है कई बार। अब उसने एक ही टाइम के पेपर में अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, बस फाइनल वैल्यू उसने चेंज करवा दी। यहाँ पे 30% ऑफ सीपी पूछ लिया, वहां पे दोनों का जो सीपी है उसका डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी है इस चीज को समझो। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो अपनी जो सिलेबस है ना, उसको इस तरह से कोशिश करा करो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ, उसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसको सीखो। अगर आप डायरेक्ट सिलेबस खत्म करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। समझो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक उठा लो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर से इतनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान से आसान, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कि कभी खत्म ही नहीं हो। आप कैट की बुक लगा सकते हो, आप जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनकी बुक लगा सकते हो, ऐसे खत्म ही नहीं होगा। आप सिर्फ वो देखो कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, और एसएससी आपसे क्या चाहता है, एसएससी आपको कौन से क्वेश्चन देगा एग्जाम के अंदर, आपको वो मतलब होना चाहिए। आपको दुनिया भर की नॉलेज नहीं गेन करनी है, आपको इनके अंदर पीएचडी नहीं करनी है, आपको बस इतना करना है कि आप उस एग्जाम को निकाल के एक सरकारी नौकरी ले लो। समझ आई बात, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं।
ये हो गया हमारा, निकाल लोगे इसको, उस वाले क्वेश्चन को देख लेना, हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे, शुरू में पूछा था, मैंने बताया था सीपी, और यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस प्रॉफिट हो रहा था, 1 यूनिट का लॉस हो रहा था। हमने भेजा था उसको 832 में और 468 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है देखो। बस उसके अंदर उसने क्या पूछा था, उसके अंदर कुछ और पूछा था। उसके अंदर 90%, 10% के लॉस पे सेलिंग प्राइस पूछा था, यहाँ पे 10% के प्रॉफिट पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछा है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। An article is sold at a profit of 13.1/4%. Had it been sold for 76.70 more, the profit would have been 16.1/5%. 50% of the cost price of the article हमें बताना है, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप एक लाइन के अंदर बना सकते हो। और अगर आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने शुरू में कराए थे ना, उस तरह के क्वेश्चन को समझ गए होगे, तो ये क्वेश्चन भी वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो था ना, उसी की तरह क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने 600 समथिंग ऐड करे थे कुछ, है ना, और हमें 112% मिल गया था, 15% के लॉस पे हमने बेचा था। ऐसा क्वेश्चन हमने एक करा था अभी, ठीक है। तो उसी की तरह है ये। देखो क्या बोल रहा है, हमने बेचा एक आर्टिकल को प्रॉफिट पे 13/1/4 के, ठीक है। देखो मैं अगर मैं बोलता हूँ 12% के प्रॉफिट पे अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो अगर मैं सीपी को 100 मान लूँ, तो मैंने उसको कितने का बेचा होगा, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 12 रुपये का हुआ होगा, ठीक है। मतलब हमने उसको 112 रुपये का बेचा होगा, समझ आया। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल को हमने बेचा प्रॉफिट पे 13/1/4% के, ठीक है। और अगर हम उसको बेचते हैं 76.70 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16/1/5%, 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो अगर मैंने मान लिया मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए 13/1/4% का प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को कितने का बेचना पड़ेगा उसको, 100 प्लस 13/1/4 का, इतने का बेचना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये पहला सेलिंग प्राइस हो गया, समझ आया। दूसरे केस में देखो, अगर मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने उसको कितने का बेचा होगा, 100 प्लस 16/1/5 का बेचा होगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अगर मैं किसी चीज को 12% पे बेचता हूँ, 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो मैं उसको कितने का बेच रहा हूँ, 100 प्लस 12, 112 का बेच रहा हूँ ना, समझ आया। तो वही चीज मैंने किया, 100 प्लस इतने पे मैंने बेचा और 100 प्लस इतने पे बेचा। अब पहले वाले सेलिंग प्राइस जो था, उसके अंदर अगर हम इतने ज्यादा पैसे लगा के बेच रहे हैं, तो हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। हमने अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा, समझ आया। समझ गया ना इस चीज को। चलो अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, माइनस करोगे, अगर देखो उसको माइनस करोगे तो आ ही जाएगा। बाकी अगर मैं कहूँ ये मेरा सीपी है, अगर मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है इतने पे, ठीक है, और एक दूसरा प्रॉफिट मेरे को इतने पे हो रहा है, तो इस प्रॉफिट में से अगर मैं इस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है ना। जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, 100 प्लस 13/1/4, और यहाँ पे लिखा मैंने 100 प्लस 16/1/5। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। बेसिकली हमें इसमें से इसी को तो माइनस करना हुआ, समझे। तो वही चीज को यहाँ पे समझो कि इतना प्रॉफिट पहले पे हो रहा है, दूसरे पे इतना, तो हमें तो इन दोनों का गैप लेना है ना बस। तो इस सीपी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इस 100 को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आप माइंड माइंड के अंदर ही कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस करना है, हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 76.70, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आई होप समझ आ गया होगा मैंने कैसे बताया, ठीक है। अब इसको माइनस करना है हमें 16/1/5 पर 16/1/5 में से माइनस करना है किसको, 13/1/4 को, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 1/5। तो ये ओपन करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखो ऐसे लिख सकता हूँ। अब 16 में से 13 गया, बच गया 3। इसमें से ये जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 1/5 में से आपका 1/4 कैंसिल होगा अगर, तो आपके पास बच जाएगा 3, और ये अंदर हो गया हमारे पास 4 - 5 - 1/20। तो इसको अगर सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 23 और 60 और 1 - 1 59 डिवाइडेड बाय 20। तो ये मेरे पास 59/20 इन दोनों का डिफरेंस आ गया, इसका और इसका, और ये किसके बराबर है, 76.70 के। तो ये चीज हमारी बराबर हो गई 76.70 के, समझ आ गया। अब यहाँ से हम 1 यूनिट का प्राइस निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारे पास 76.70 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय में 59, ठीक है, 59। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट का प्राइस आ गया। हमारे पास 100 यूनिट था, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास, 100 यूनिट था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, इस सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया,
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट, एक यूनिट इतना है तो इतना 100 यूनिट कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 76.20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 59, ठीक है। और हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। और हमें फाइनली निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस का 50%, मतलब इसका भी हमको क्या निकालना है, 50%। तो ये आप सॉल्व कर दो, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 100 ये गया 2 पे और ये गया 10 पे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 7, ये हो गया 762 और 2 जीरो अलग कर देते हैं, ये हो गया 59। अब देखो 59 के टेबल में जाता है कहीं पे, कुछ गड़बड़ हो रही है, 7 है ना, हाँ तो यहाँ पे 7 आएगा नहीं, 7, ठीक है। अब देखो 9 अगर पीछे आ रहा है तो 9 की यूनिट डिजिट पे 7 कब आता है, 9 इंटू 3 27, 7 आता है। मतलब ये या तो 3 पे जा रहा होगा, या 13 पे जा रहा होगा, या 23 पे जा रहा होगा। इस तरह से समझा करो चीज़ों को, ठीक है। कैंसिल मोस्टली हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो 9 है अगर पीछे, तो इसके यूनिट डिजिट कौन से ऐसे मल्टीपल पे यूनिट डिजिट पे 7 आता है, तो जब 3 होता है, 9 3 जा, या 9 इंटू 13 करोगे तो भी पीछे 7 आएगा, 9 इंटू 23 करोगे तो भी 7 आएगा। अब हमें दिख रहा है 59 इंटू 3 इसके आसपास भी नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो 59 इंटू 13 करके देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 59 इंटू 13 को कैसे करोगे, पहले 10 से कर लोगे 590, और फिर 59 को आप 3 से कर लोगे। 59 को 3 से करोगे तो 60 इंटू 60 इंटू 60 130, 130 में से 3 गया 177। तो इनको ऐड करके देखो, ये आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, 767, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो हम इससे करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी अप्रोच लगाया करो। चलो, तो ये कितना गया हमारा 13 पे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1300 आ गया, 1300। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1300। तो 1300 मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन कर रहे हैं उसी की तरह से है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस और उसको उसके बराबर करना है। पहले वाले में क्या था, एक में लॉस हो रहा था, एक में प्रॉफिट हो रहा था। इसके अंदर दोनों के दोनों प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या था, ये सीपी था, यहाँ पर लॉस था, यहाँ पर प्रॉफिट, तो हम यहाँ से यहाँ गए थे। अब की बार क्या, लेकिन लिया तो हमने इनका डिफरेंस ही था ना। अब की बार क्या हो रहा है, सीपी से आगे ही जा रहे हैं, इससे आगे एक प्रॉफिट हो रहा है, उससे आगे एक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फाइनली हमें इसका डिफरेंस ही तो लेना है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना अगर समझ नहीं आया है तो। चलो, कितने रहेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रहते हैं अभी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको। शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5 एंड अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ, देखो जब भी मैंने आपको बताया ऐसे रेट और आर्टिकल की बात हो रही हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट रुपीज़ लिख लेना है और यहाँ पे आर्टिकल। अब देखो उसने 2 बार खरीदी है, ठीक है। तो पहले सीपी क्या रहा, पहले उसने खरीदा 5 रुपए की 4 पेंसिल खरीदी, मतलब 4, हाँ 5 रुपए की 4 पेंसिल खरीदी। और दूसरी बार में उसने क्या करा, दूसरी बार में उसने 3 रुपए की 2 पेंसिल खरीदी, ठीक है। देखो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बस हमें पता चल रहा है कि उसने उसकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। मतलब आर्टिकल जो हमने खरीदे हैं वो बराबर है, और वो तो हम वैसे भी बराबर करते। हमने देखा था ना अभी पीछे कि तो हम तभी सीपी और एसपी निकाल पाते हैं जब हम आर्टिकल्स को बराबर रखते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, ठीक है। इतना नहीं करना है, उससे आसान तरीका है, मतलब कर तो हम वही चीज़ रहे हैं लेकिन एक स्टेप कम कर सकते हो आप। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो 8, मतलब ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, और इसको इससे कर दो 12, ठीक है। वही चीज़ हो रही है, देखो हम क्या करते हैं इक्वल करने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 आता है, और इसको भी 2 से करते हैं, 5 2 जा 10, और इसको सेम करने के लिए 4 से करते हैं, तो 4 2 जा 8, देखो 8 आ रहा है, और फिर 4 को 3 से करते हैं 12। तो ऐसे याद रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, और इन दोनों को कर दो, ठीक है। इन दोनों को करने का मतलब है 8 इसके साथ भी है और 8 इसके साथ भी है। 8 जो है आर्टिकल इधर भी है और 8 आर्टिकल इधर भी है। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 8 इधर और 8 इधर, 16 आर्टिकल, और 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 12 और 10 22 रुपये आ गया, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। जब उसने उसको मिक्स करके बेचा तो उसने क्या किया, उसको बेचने में उसने 4 रुपए की 3 पेंसिल बेची, उसने 4 रुपए की उसने 3 पेंसिल बेची, ठीक है। 4 रुपए की 3 पेंसिल बेची। अब दोबारा से आर्टिकल्स को सेम कर लो, ये क्या है आर्टिकल, इसको सेम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो ये आ गया आपके पास 66, और ये आ गया 16 टू जा 32 टू जा 64, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, अब आप इजीली गेन और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, समझ आया। पहले हमने क्या किया, 2 बार में हमने खरीदा था पेंसिल्स को, तो हमने पहली बार के और दूसरी बार दोनों के सीपी निकाल के एक कंबाइंड सीपी निकाल लिया।
अब उसको हमने जब हमने बेचा तो हमने उसको सेलिंग प्राइस को देखते हुए आर्टिकल को सेम करके टोटल अपना कॉस्ट प्राइस और टोटल अपना सेलिंग प्राइस निकाल लिया है। यहाँ से हम इजीली अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो निकाल सकते हैं। अब हमारा एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, मतलब एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है। तो यहाँ से दो ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 66 में से 64 गया तो 2 बच गया। ठीक है, और नीचे आ गया सीपी इंटू में 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे अगर आप तो ये हो गया 33, तो 100/33, 100/33, तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो 3 1/3%, 3 1/33। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में। है ऑप्शन में कोई? बिल्कुल है। ठीक है, तो इतने का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लो और इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ अच्छे से। इस तरह से किस तरह से यूज कर रहे हैं इसको समझो चीजों को। ठीक है, रुपीज लिखा, आर्टिकल लिखा, 2 बार में खरीदा, दोनों बार का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, फिर सेलिंग प्राइस के साथ देख के आर्टिकल को सेम करके दोनों का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल के हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज उसी के हिसाब से निकाल देंगे। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मंजीत नाम का एक लड़का है, उसने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीदी 22,000 रुपए की और 3,000 उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस के ऊपर लगा दिए। ठीक है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 25,000 रुपये हो गया। समझ गए? तो उसने जब 22,000 ही खरीदी, 3,000 उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने उसको 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, अगर वो उसको 500 रुपये कम का बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता उसको? ठीक है, तो 12% निकाल दो इसका। 12% कितना हो जाएगा इसका, 10% हो गया इसका हमारे पास 2500, 2500 हो गया 10%, और 1% हो गया 250, 250, 500, तो मतलब कि 3,000, 3,000 रुपये का उसने उसको बेचा, 3,000 एक्स्ट्रा में उसने बेचा। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका हो गया कितना, 3 और ये 27, 28,000 रुपये का बेचा। समझ आया कैसे करा मैंने, ये प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? देखो मैंने आपको बताया कि जब 10% निकालना होता है तो एक जीरो हटा दो। मेरे पास 25,000 रुपये, 10% की वैल्यू क्या होगी इसकी, एक जीरो हटा दो मतलब 2500, और 1% की कितनी होगी, 2 जीरो हटा दो मतलब 250। तो 1% हमें 2 बार जाना है, 1 + 1 2 है ना, तो हमें 250 + 250 500, और 10% की वैल्यू आई थी 2500, 2500 और 500 3,000 हो गया। ठीक है, इतना का प्रॉफिट हो गया हमको। अब वो बोल रहा है अगर हमने उसको इतने का बेचा था तो हमको 12% का प्रॉफिट हुआ, मैं इससे 500 कम में बेचता हूँ, मतलब कि मैं 28,000 की जगह उसको 27,500 में बेचता हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा कितना, 250, 2,500, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 25,000 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर दोगे आप तो ये हो गया आपके पास 10, तो आपको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो, एक फ्रूट वेंडर है, उसने जो है क्या करा, रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? देखो एक क्या है, आप फ्रूट्स खरीदने जाते हो, ठीक है, आपका जो फ्रूट सेलर है उसने क्या करा, 95 ऑरेंजेस थे उसके पास। ठीक है, उसने जितने रुपए के 95 ऑरेंजेस खरीदे थे ना, उतने पैसे उसने सिर्फ 80 ऑरेंजेस बेचकर ही कमा लिए। ठीक है, मान लो उसने 95 ऑरेंजेस खरीदे 95 रुपीज में, लेकिन जब आप उससे लेने गए ना तो आपने सिर्फ उसको 80 रुपए, मतलब उसने 80 ऑरेंजेस बेच दिया आपको 95 रुपीज में, मतलब जितने उसने 95 ऑरेंजेस खरीदे थे उसका प्राइस तो उसके पास आ गया, और जो उसके पास 15 ऑरेंजेस बच गए आपको किसने दिए, उसने उसने आपको 80 ऑरेंज दिए 95 रुपीज में, तो उसके पास 15 ऑरेंजेस अभी बचे हुए हैं, 15 ऑरेंजेस उसके पास बचे हुए हैं, मतलब उसको 15 रुपए का अभी प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है, 80 रुपए पे हो रहा है। समझ आया? तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो ध्यान से समझ लेना इसको। अगर एक ऑरेंज उसने 95 ऑरेंज 95 रुपीज के खरीदे, लेकिन उसने 80 ऑरेंज बेच दिया आपको 95 रुपीज के, तो उसको टोटल अभी देखो 15 ऑरेंजेस का उसको फायदा हो रहा है अभी। और कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे हम, 80 लेंगे, 95 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने 95 बेची है आपको, तो यहाँ पर सिंपली आप 15/80 इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, 4 पे गए, 5 पे गया, 15×5 = 75/4, तो इसको अगर सॉल्व कर दोगे 1 3 8 बचेगा 3 3/4, 18 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। बच्चे क्या करते हैं, इनका डिफरेंस तो ऊपर लेते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर में इसको ले लेते हैं, ये नहीं लेना होता हमको। ठीक है, ये लेना होता है कम। ठीक है, समझ आया? तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। An article is sold at a certain price. If it is sold at 70% of this price, then there is a loss of 10%. देखो सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से पढ़ो, एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल दोगे।
कंफ्यूज नहीं होना है। एक आर्टिकल को आपने कुछ प्राइस पे खरीदा, नहीं बेचा, सॉरी सोल्ड, बेचा, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर आपने उसको 70% के उस प्राइस पे जितने का आपने बेचा उसके 70% पे बेचा होता तो आपको ओवरऑल जो है 10% का लॉस हो गया होता, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक एसपी है और एक सीपी है। वो बोल रहा है इस एसपी के 70% पे अगर आप बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट को, इस एसपी के 70% पे बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो जा रहा है। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 10% का लॉस होने के बाद वो कितने का बिकेगा, 90% का बिकेगा वो, सीपी का 90% हो जाएगा वो। समझ आया क्या बोला मैंने। एक सीपी है हमारे पास, एक एसपी है। मैंने बोला कि जो मेरे पास एसपी है ना उसके 70% पे मैंने किसी आर्टिकल को बेचा, तो मेरे को जो प्राइस जितने का मैंने उसको बेचा ना वो किसके बराबर है, अगर मैं अपने आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचता हूँ। तो मैं अगर अपने आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेच रहा हूँ इसका मतलब मैं 90% ऑफ सीपी मेरे पास आएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90% ऑफ सीपी। तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एसपी बटे सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी, 90/70 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 9/7। यहाँ से देख सकते हो सीपी 7 है, एसपी 9 है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2/7 इंटू 100, ठीक है। एसपी 9 है, सीपी 7 ले लेंगे, 9 में से 7 गया 2, और सीपी कितना है 7, 2/7 इंटू 100, इसका आप आंसर देखोगे 200/7, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आया। तो इस तरह से आपको अप्रोचेज लेके चलनी है। इस क्वेश्चन के अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है, और जिसको समझ आ गया वो एक लाइन में ऐसे लिख के एक लाइन में आंसर निकाल देगा। तो ये आप आपके ऊपर है, आप किस तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाते हो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी। पहली बार जब बच्चे कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एक शॉपकीपर ने टॉफीज खरीदी 10 रुपये और 15, मतलब 10 टॉफी 15 रुपये की। वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था। पहले क्या लिखना है, आर्टिकल, फिर लिखना है रुपीज़, यही बताया था, ये नहीं बताया था, ठीक है। पहले लिखना है यहाँ पर रुपीज़, फिर लिखना है आपको आर्टिकल। आपने क्या किया, खरीदा, ठीक है। 15 रुपये में 10 खरीदी, 15 रुपये में आपने 10 खरीदी, तो ये आपका हो गया क्या, आपका सीपी। और आपने क्या किया है, बेच दिया है उनको 40 रुपये में 16 बेच दिए, 40 रुपये में 16 बेच दिए, ठीक है। तो ये हो गया एसपी। अब वो पूछ रहा है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, कितना उसका प्रॉफिट होगा। सिंपल है, मैंने क्या बोला, इन आर्टिकल्स को सेम कर लो। आर्टिकल को सेम करने के बाद आपका जो प्रॉफिट सीपी और एसपी होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल लो। तो इसको सेम करने के लिए हो गया 160, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा 400 एसपी। और टीपी कितना हो जाएगा, 16 × 15, मतलब 160, और 5 80, 240, ठीक है। तो अब देखो इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने सेम आर्टिकल के ऊपर सीपी भी निकाल लिया, सेम आर्टिकल के ऊपर एसपी भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमें इससे देखना है बस कि हमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब हमारा एसपी ज़्यादा है तो हमें ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का हो रहा होगा, 400 माइनस 240, 160। सीपी कितना है, 240, इंटू में 100 लगा देंगे यहाँ पे। 0 से 0 कैंसिल, ये गया 2 से 8 पे, मतलब 8 से 2 पे, ये गया 3 पे, और ये हो गया 200/3। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 66.67%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया डी, 66.67%, ठीक है। कैसे आया देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 × 2/3, और 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33, और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 66.77 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज फोन इज दिस एंड इट वाज सोल्ड एट दिस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। देखो इजी है, कुछ नहीं करना। हमको क्या बोला है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एक तरीका तो वही है कि आप सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं उसके हिसाब से चलो। बाकी आप देखो, इसको देखो, 8.4% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 8.4% का मतलब क्या हुआ, 8.4 का मतलब हुआ 8.4/100, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मेरा सीपी अगर 100 है तो मैंने उसको इतने प्रॉफिट पे बेचा, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 8.4 का। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा सीपी इतना है 100 रुपये, तो मैंने कितने का बेचा होगा उसको, सीपी प्लस प्रॉफिट 108.4 रुपये का बेचा होगा। बेचा होगा, नहीं बेचा होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस इतना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा सेलिंग प्राइस जो है ये इसके इक्वलेंट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 108.4, यहाँ पे देखते हैं, 108.4 यूनिट जो है ये इक्वलेंट है किसके, 59,620 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट। अब इतनी यूनिट इसके बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, तो निकाल सकते हैं इसको। इसको डिवाइड करो 108.4 से, इंटू में 100 कर दो, ठीक है। तो
ये हो गया 0 ऊपर चला गया। और इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। 5 4 2 और ये गया हमारे पास 2 9 8 1 0। ठीक है, ये आएगा 2 9 8 1 0। ठीक है, दोबारा से काटते हैं, 2 पे 7 पे 1 पे, और ये गया हमारे पास 1 4 9 0 5। ठीक है, ये हो गया 14,905। तो इसको कैंसिल करें भाई, किस पे करें, तो ये लगभग लगभग देखो कितने पे जा सकता है, 271 किसी से जा रहा है हमारा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2710 20 पे हो गया 27 27 20 25 4 5 6 पर जाएगा लगभग लगभग 271। एक काम करते हैं ना, इसको ना यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या आया, थोड़ा देखो कैलकुलेशन को, कभी कई बार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फंस जाती है, आपको वही देखना है उसको कैसे आप इजी कर सकते हो। ठीक है, कितना नीचे आएगा हमारे पास 108.4, और ये हो गया इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट गया हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो हमारे को सिर्फ सॉल्व करना है 5962 डिवाइडेड बाय 108, बाकी सबको इधर ले जाओ इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको देखो लगभग लगभग 4 5 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो 1055 देखो 4 के टेबल में 2, तो देखो 1084 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा इतना आ गया। 50 से करूँगा तो इसको मेरे पास 5 0 कैरी 2 42 5 54 200 आ गया। और इसका आधा अगर मैं ऐड करूँ, इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 1084 का 542 इसमें ऐड करता हूँ अगर मैं, तो 24745। ठीक है, ये आ रहा है, कुछ तो इसमें वही है, थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही है, बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी करता हूँ इसको, कुछ गलती तो नहीं हुई ना, बस ये देख लो 59620108.4 वो कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको। तो इसको अगर मैं करता हूँ इससे 10 पे आ गया 10,840, इसको ऐसे भी रहने दो यहाँ पे इसको। ठीक है, 10,840 और उसको 5 से कर दोगे आप, 10,840 को 5 से कर दोगे आप, 5 0 कैरी 2 42 5 54,205, और इसका आधा करेंगे अगर हम, तो ये हो गया 542, तो हो गया 74745। आ गया ना, नहीं आया, वहीं पे क्या गलती हो रही है, 5 0 कैरी 2। ठीक है, 54,000 पहुंच गए हमको, इसका 5 से और करते 1084। आ गया, हाँ आ गया आ गया। तो आपको क्या करना है, देखो ये इसके लगभग जा रहा है 50 पे, 5 पे। ठीक है, आप इसको 10, अगर यहाँ पे मान लो एक जीरो लगा लेता हूँ मैं, एक जीरो यहाँ कर लो, एक जीरो यहाँ कर लो। अब इसको देखो, ये लगभग लगभग 5 के आसपास जा रहा है, तो आप 5 तक लेके जाओगे तो इसको आपके पास आ जाएगा 54,205। और फिर आप इसका अगर 5 टाइम्स इसके अंदर ऐड कर दोगे, मतलब 0.5 टाइम, तो आपको ये मिल जाएगा। समझ आया, थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत है बस। इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, फिर ये चला गया आपका 5.5 पे, और जब इसको कैंसिल करोगे तो 55 वाला लगभग ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन पे कमांड बनाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो। A vegetable vendor sold 1 kilogram of potatoes for ₹25 and earned 25% profit. ठीक है, in the evening he started selling potatoes with only 10% profit. किस at what cost per kg did he sell the potatoes in the evening? मतलब वो सुबह जो है 1 किलो आलू 25 रुपए के बेच रहा था, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। अब रात को उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचना स्टार्ट किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो ध्यान से देखो, 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 1/4, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। मतलब अगर 4 रुपये हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, अगर ये हमारा सीपी है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 25 रुपये, तो मतलब ये 5 जो है 25 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ, 5 25 के बराबर हो, 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये निकाल लेंगे हम, 25/5 × 4, तो ये गया 5 पे,
ये हो गया 5 4 20, तो 20 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया 20 है। अब हमें 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसका 10% कितना हो गया 2। ठीक है, मैंने क्या बोला, 10% निकालने के लिए एक जीरो को हटा दो बस। ठीक है, तो 2, तो 20 और 2 22, 22 रुपये पे उसको बेचना पड़ेगा, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच लेके चलनी है, ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत टाइम खराब होगा। तो आपको इस तरह की चीज़ें मतलब अपनी कमांड बनानी है कि आप समझ जाओ उसको माइंड के अंदर ही, और क्या करना है वो समझ जाओ। ठीक है, और उसको माइंड के अंदर ही आप आधा सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2021 वाला सीजीएल अप्रैल के अंदर, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हर शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह से मैं और बाकी जो टॉपिक्स है उनको भी लेकर आऊँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी कमांड बनेगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा करके आओगे एग्जाम में। 2 महीने हैं, अच्छे से मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और इस बार का सीजीएल आप निकाल लोगे, क्योंकि प्री के लिए सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, प्री के लिए सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो पैटर्न चेंज हुआ है। तो मेंस के लिए दोबारा से 2 से 3 महीने मिलेंगे, तो उसमें हम और ज़्यादा अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्वालिफाई तो करना है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।